नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। साथियों, आज बात करने जा रहे हैं जो बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में बोला था कि आज की रात बिग रात होने वाली है। मतलब जैसा कि अभी अमेरिका हमसे 10 घंटे पीछे चल रहा है। मतलब उन्होंने जो बयान दिया है उनकी संसद में, मतलब उनकी कांग्रेस अपनी राहुल गांधी वाली नहीं, उनके यहाँ पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है और जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहा जाता है। वहाँ पे आज वो अपनी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस बार बार नहीं बोलूँगा, तो मैं संसद बोलूँगा, समझ लेना। आज वो अपनी संसद को संबोधन कर रहे थे, जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और एक तरफ विपक्षी सांसद बैठे थे जो कि जो बाइडन की पार्टी से आते हैं, और एक तरफ इनके आदमी बैठे थे। आज जो बड़ा ऐलान करना था वो कर दिया। क्या क्या बड़ा ऐलान हुआ साथियों? सबसे बड़ा जो ऐलान हुआ वो हुआ तुम्हारा पनामा को लेकर के। ये समझ लो कि आज ये जो अमेरिका ने किया है ना, वो निपटा के मानेगा। समझ लो वो सुपर पावर है, इस चीज़ को दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। देखो, सबसे पहले तो जेलेंस्की से शुरुआत करते हैं तो मुद्दा समझ में आएगा। जेलेंस्की ट्रंप के साथ उलझ के आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जेलेंस्की ने सोचा कि मैं तो अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी साथ देंगे तो भी रूस के सामने खड़ा रहूँगा। यूरोपियन यूनियन तो है, और यूरोपियन यूनियन का जैसे मैंने अभी परसों वीडियो में बताया था कि पूरे यूरोप में मात्र 25 थी टैंक्स हैं, और उसके अगेंस्ट में रसिया में है 3000 टैंक्स। अगर यूरोप की बात करें तो 20,000 सैनिक हैं पूरे यूरोप में, और अगर बात करें रसिया के पास तो 36 लाख सैनिक हैं। तो वो तो कहीं से कहीं तक टिक ही नहीं रहे। ठीक है, दूसरा, जैसे ही ये वहाँ से गुस्से में उठ के आए, उनने सोचा अरे डोनाल्ड ट्रंप है, देखते हैं क्या कर लेगा। तो ये चले गए यूरोपियन यूनियन, यूके चले गए। यूके में इनका यूरोपियन के जो देश हैं उन देशों से करा दी मीटिंग। यूरोपियन यूनियन के सभी देश आए, और उस मीटिंग में, जिसे लंदन समिट के नाम से जाना जाता है ना, जिसमें सभी देश आए थे। और जैसे ही आए और सब देशों ने जो इसको कुछ बिलियन पाउंड भी टिका दिए, 2.25 बिलियन पाउंड, जो कि रसिया का कब्जा कर रखा था पैसा। अब इसे लगा कि अब तो पूरा यूरोप मेरे साथ है। लेकिन एक झटका डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से रीढ़ की हड्डी में वोट दे दिया उसको, कि मैं अपनी जो यूक्रेन को सैन्य मदद देता था वो अब से बंद कर रहा हूँ 8,500 करोड़ की। दूसरा, कि जो अमेरिका की सेना जो साइबर अटैक से यूक्रेन को सुरक्षा देती थी, अब से मैंने वो भी बंद कर दी। अब इतना करते के साथ ही यूरोपियन यूनियन को समझ में आ गया कि भाई, हम अगर डोनाल्ड ट्रंप साथ नहीं है तो हम इसका साथ में रह करके अपनी और टुंडी सी खोलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अपनी टुंडी खोलेंगे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास में कुछ है ही नहीं। अगर अमेरिका एक तरफ खड़ा हो जाए ना तो उसके पास कुछ नहीं है। मतलब ये समझ लो, अभी उनने एक बयान दिया, मतलब एक बयान उसने दिया कि यार मैं WHO से बाहर होना चाहता हूँ। उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया तो फ्रॉड है। आप समझो, WHO से बाहर निकल गया वो, बोले मैं WHO को एक भी रुपया नहीं दूंगा। तो उसका फायदा नुकसान किसे भुगतना पड़ेगा? जो तुम्हारा विकासशील देश है ना, जो अभी चल रहे हैं, उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ पे एड्स या जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनमें जो पैसा आता है WHO से आता है कुछ फंडिंग के रूप में, और उसमें बड़ी फंडिंग जो देता है वो अमेरिका देता है। और अमेरिका ने पीछे हाथ खींच लिए, बोले मैं WHO को मानता ही नहीं है, क्रिमिनल, ये जो संस्था है क्रिमिनल है, ये तो फ्रॉड काम करती है, हमसे पैसे लेती है। और ये तो उनने पहले ही WHO में, तो हालांकि वो पहले ही जैसे ही नाटो को भी एक बार बोल चुके कि मैं नाटो छोड़ दूंगा। अब सारे यूरोपियन यूनियन के जो देश थे, अब उन्होंने जेलेंस्की को मनाया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते अगर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया था। जैसे कि जिस समय वो कलेश हो गया होया था, उसी दिन जो बड़े जानकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो उसी दिन समझ गए थे कि ये जेलेंस्की को सरेंडर ही करना पड़ेगा, यूक्रेन को दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास में वो अब जाएंगे 1-2 दिन बाद। उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मेरे से गलती होगी, जिस तरह से मुझे पेश करना था डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मैंने वैसा पेश नहीं किया, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं अब जाऊंगा, डील साइन करूंगा, और मैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। अब अगर वो सरेंडर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा साथियों? नेक्स्ट स्टेप वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। उधर रसिया अपने
खनिज जो रियल अर्थ मटेरियल्स है वो निकालेगा इनकी ज़मीन में से, और दूसरी जो डील पे साइन करके आएंगे जिसका अमेरिका ने इनको पैसा दिया है उसके अगेंस्ट में अमेरिका इनसे रियल अर्थ मटेरियल्स निकालेगा। इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है, ये इधर से भी पिट गए इधर से भी पिट गए, अब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली है, शांति है। क्योंकि अब हंसी इसलिए आ जा रही है कि ये उस दिन जाते आराम से साइन कर लेते हैं, चूँकि नया खून है ना, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, वो जो आफ्टर जो 60 साल से ऊपर की एज के व्यक्ति होते हैं, 50 साल से ऊपर, तो उनमें थोड़ा सा मैच्योरिटी का अलग ही लेवल होता है, वो सोच के चलते हैं। उनने सोचा नहीं नहीं वो मैं कुछ नहीं है, सब मैं तो यूरोपियन यूनियन वालों से बात कर लूँगा, मैं देखता हूँ कैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा, इधर से मदद मिलेगी उधर से मदद मिलेगी, कहीं कुछ नहीं। दोनों विस्तारवादी नीति वाले आदमी हैं। उसने कब्जा लिया रूस ने, जो इसका रियल अर्थ मटेरियल्स थे, बाकी जो रियल अर्थ मटेरियल्स थे वो अमेरिका को ये लिख के दे आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया 2-3 साल अपने सैनिक मरवा लिए, निपट लिया सब, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका खामियाजा जैसे बोलते हैं ना कि तेरे चक्कर में मेरे को और डांट लगी, तो इसके चक्कर में यूरोपियन यूनियन को और लपाड़े लगे। क्यों लगे? साथियों, यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हुआ है ना, पहले इनका जेलेंस्की वाले मुद्दे को पूरा कर लेते हैं। जेलेंस्की इसका कुछ नहीं है, अब दोनों अपने अपने रियल मटेरियल्स निकालेंगे, रूसी भी निकालेगा और अमेरिका भी निकालेगा, कहीं कुछ नहीं है, युद्ध शांति की ओर है। रसिया का यूक्रेन का युद्ध जो समाप्ति की ओर है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैं आते से ही युद्ध शांत कर दूँगा, तो शांत हो गया है। कुल मिलाकर ये मान लो जेलेंस्की का सरेंडर होना तय है लगभग। अब यूरोपियन यूनियन ने उनके यहाँ लंदन की समिट करा के अपने और खोबा ले लिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ खोबा ले लिया? खोबा इसलिए ले लिया कि उनके साथ में रियल में अगर देखा जाए ना, उनके साथ हो गया विश्वासघात। विश्वासघात क्यों हो गया? सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर 25% जो टैरिफ है उसकी घोषणा कर दी कि भाई मैं तो 25% टैरिफ लगाऊंगा। वहाँ तक था तो चलो ठीक था। ग्रीनलैंड को लेने के लिए खुलेआम अपनी संसद में बोल दिया कि भाई अब हम ग्रीनलैंड को लेने जा रहे हैं। और ग्रीनलैंड किसका है? यूरोपियन यूनियन का जो एक देश है ना साथियों, डेनमार्क, उस डेनमार्क के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अगर ये हमें वैसा देंगे तो वैसा सही है, और अगर ऐसा नहीं देंगे तो हम सेना के बदौलत मतलब आर्मी का उपयोग करेंगे और ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। मतलब खुली युद्ध की चुनौती दे दी। अब इसको आप ऐसा मान लो कि एक तरफ आप हथियार, बंदूक, डंडे सबसे लैस खड़े हो, और दूसरी तरफ किसी निहत्थे आदमी को आप बोल रहे हो झोला दे दे, और झोला दे दे नहीं तो मार डालूंगा, तो उसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो डेनमार्क यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का एक देश है, उसने खोबा ले लिया जेलेंस्की को वहाँ मीटिंग करा के। अब उसके चक्कर में अभी तक जो ग्रीनलैंड पे एक मामला शांत चल रहा था कि कोई भी कमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आ रही थी कि नहीं नहीं कुछ है। अब उसने जैसे ही देखो, आप कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलना, डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की की वार्ता हुई, इनके दोनों के मतभेद हुए, यूरोपियन यूनियन गया जेलेंस्की ने वहाँ अपनी समिट बुलाई, उस समिट में यूरोपियन यूनियन के देश बन आए सब के सब, उन्होंने इसे 2.25 बिलियन पाउंड टिका दिए। यो दिमाग में खटक गई डोनाल्ड ट्रंप के, बोला अच्छा लीडर बन रहा है, रुक जा, तुम पहले अपनी सुरक्षा कर लो। अभी जो वो ग्रीनलैंड को कुछ नहीं बोल रहा था, उनने बोल दिया मैं ग्रीनलैंड लेके रहूँगा। ग्रीनलैंड जो हमारा यूरोपियन यूनियन का एक देश है डेनमार्क, उस डेनमार्क के अंतर्गत आता है। और उनने साथ साथ ये बोल दिया कि मैं यूरोपियन का जो देश है ना, डेनमार्क के अंतर्गत जो ग्रीनलैंड आता है, इसे लेऊंगा और इसे अमेरिका की एक टेरिटरी बनाऊंगा, और ये जो यहाँ देश में रहते हुए लोग हैं वे अमेरिका वासी बन जाएंगे, और उनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुरक्षा अमेरिका की सुरक्षा होगी, मतलब अमेरिका करेगा, और हर तरह से उनकी जो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की रहेगी। दूसरा, एक कलेश और कर दिया उनने, जिसका संभावनाएं चल रही थी, उनने बोल दिया भाई अब जो है ये जो पनामा नहर है ये भी अमेरिका की होकर रहेगी। मैं बोल रहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप बोलने वाले हैं कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला ये जो पनामा नहर है ये हमने दी थी पनामा देश को बना के, इसलिए दी थी कि भाई अमेरिका का भी यूज़ होता रहेगा और कुछ रेवेन्यू पनामा देश को आता रहेगा। लेकिन अब इसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज क्या हो रहा है कि ये जो पनामा नहर है ना, इसको चाइना को सपुत्र कर दिया, तो उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है अमेरिका को देखने के लिए मिल रहा है। तो अब अमेरिका पनामा नहर को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा।
मैं कह रहा था यूरोप को जो खोबा लिया है या यूरोप को जो बल्लम घुसा है वो उसकी अपनी अकलबंदी के कारण घुसा है। अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इसके साथ में मतभेद हुआ था जेलेंस्की के साथ, वो सीधा अपने देश आ जाता, कहीं कुछ नहीं था, वो ग्रीनलैंड को भूले बैठा था। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। वो थोड़ी ग्रीनलैंड पे इतना वो कर रहा था। लेकिन जब यूरोप के जो देश हैं वो लीडर बनने लगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो उन्हें बताना पड़ा कि एक्चुअल में बापू कौन है, क्यों अमेरिका जिसके लिए जाना जाता है। अब यूरोपियन यूनियन वालों के साथ हो गया पंगा, उनके साथ हो गया एक्चुअल में विश्वासघात। उधर तो पनामा वाला देश पूरा उन्होंने कब्जा लिया, बोले नहीं नहीं ये तो अपना है। उधर जो डेनमार्क का हिस्सा था ग्रीनलैंड, उसे बोल दिया मैं लेकर आऊँगा, नहीं तो युद्ध करके लूँगा, नहीं तो वैसे ही लूँगा, लेकर आऊँगा। तो अब उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, सीधा सिंपल बात है। तीसरा, एक तो ये, चौथा पाकिस्तानी को और टिका दिए। पाकिस्तानी मतलब देखो, जो पाकिस्तान के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको एक खोबा दे दिया। खोबा बहुत प्यार से दिया है। अब वो एक्चुअल में क्या किया है, उनको लाल झंडी ऐसे टांग के और पीछे से सांड को बोल दिया छुर, और वो उनको कर देगा कांड। अब समझो बात क्या है। बात यह है कि जब 2021 में यूएसए अफ़गानिस्तान को छोड़ के आ रहा था, तो अफ़गानिस्तान के जो एयरपोर्ट है ना, उस एयरपोर्ट के गेट पे एक बम धमाका हुआ था। उस बम धमाके को जिस आतंकी ने किया था साथियों, वो आतंकी जो पाकिस्तान ने पकड़ लिया। अभी तक बात को समझ रहा है, ये अभी तक सब बातें चल रही थी सुमट्टे में, मतलब किसी को पता था किसी को नहीं पता था, ये समझना। उस अपराधी, वो जो आतंकी था वो था आईएसआई का आतंकी था। तो अभी तक अफ़गानिस्तान को इस चीज़ की जानकारी पूर्ण रूप से ओपनली नहीं थी कि ये आईएसआई का आतंकी था। मोहम्मद अशरफ उल्लाह करके नाम था उसका, जो आतंकी था, उसे पाकिस्तान ने पकड़ रखा था। अब पाकिस्तान ने उसे क्या किया, अमेरिका को सौंप रहा है कि भैया ये तुम्हारा जो है गुनाहगार था, जिसने अमेरिका के, जब अफ़गानिस्तान छोड़ के आ रही थी अमेरिका, तो अमेरिका के सैनिकों के ऊपर बम गिरे थे, तो ये तुम्हारा मुख्य आरोपी है। अब ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है ना, वो आतंक को पनाह देने के रूप में जाना जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चाहे ओसामा बिन लादेन को देख लो, वो भी पाकिस्तान में ही मारा गया था, पकड़ा गया था जब अमेरिका ने उसे मारा था, ओसामा बिन लादेन भी। तो इसलिए पाकिस्तान तो आतंकियों का गढ़ है। पाकिस्तान की क्या मंशा थी कि देखो, अभी जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान को अपने फेवर में करके उसका कहीं ना कहीं भारत में उपयोग किया जाए, उसके जो लड़ाके हैं उसे भारत में उपयोग किया जाए, जो उसकी मंशा होगी फेल। वो जो वो सोच रहा था वो तो हुआ नहीं, और उल्टा उसी को खोबा हो गया। अब आतंकी जो है ना, जो पाकिस्तान अपने यहाँ पनाह दे के रखता है, अब उसे धीरे से उसने सौंप दिया किसको, अमेरिका को। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनकी संसद है अमेरिका की, उसमें स्पष्ट बोल दिया कि अमेरिका को जो सबसे बड़ी सपोर्ट हुई है, जो आतंकी को सौंपा है, वो पाकिस्तान ने सौंपा है। वेरी गुड पाकिस्तान। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो इतनी खुशी को थूके के सटके। एक्चुअल में जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की आंखों में वो खून की तरह खोल रहा है। कौन? पाकिस्तान। क्योंकि ये चीज़ें अब उसे एक तरफ से बढ़ाई मिल गई और दूसरी तरफ उसको खोबा दे दिया। अब पता चलेगा कि होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो ये बात सब सुमबट्टे में थी कि भाई किसने हमला किया, कहाँ है, कौन है वो, क्या नाम है, किस ग्रोह का सदस्य है वो, आईएसआई का है या कहाँ का है। लेकिन जब अमेरिका के जो संसद है उसमें ये पूर्ण रूप से दे दिया जाता है कि पाकिस्तान ने हमें उस आतंकी को सौंपा है, और जिसने हमारे सैनिकों को मारा था, 11 सैनिक मारे गए थे। अब जाहिर सी बात है, जो अफ़गानिस्तान में रहने वाले हैं, जो वो तो उसकी नज़रों में तो पाकिस्तान चढ़ गया, क्योंकि वो तो पहले अच्छा हमसे ऐसा, तो ये खोबा ले लिया पाकिस्तान ने कुल मिला के। दूसरा खोबा हो गया तुम्हारा यूरोपियन यूनियन वालों के साथ में कि भैया मैं तो जितने का है उतने का लूँगा, तुम समझो तुम्हारा काम समझे। 25% का टैरिफ लग गया, तुम्हारा ग्रीनलैंड चला गया हाथ से। हाँ, चला ही गया, वो तो देगा, देकर रहेगा। अब देखने योग्य बात ये रहेगी कि नेक्स्ट जो स्टेप है डोनाल्ड ट्रंप का, वो है कनाडा को लेकर। कनाडा को वो कई बार बोल चुका है कि भाई तू ख़त्म कर, कहाँ देश वेश लिए फिर रहा है, तो 51वां राज्य बन जा, और मैं तुझे 51वें राज्य का जो है वो चेयरमैन नियुक्त कर दूंगा कि भाई तू 51वें राज्य का मेयर है, ख़त्म बात, डस्ट क्लियर। अब देखने योग्य बात यह है कि जो मुद्दा ये इतना आसानी से सोच रहे थे सुलझता हुआ, वो उलझ गया उल्टा।
इशारा उलझा दिया जेलेंस्की ने, खुद तो गए, हम तुम्हें और लेकर डूबे सनम। जेलेंस्की अगर यूरोप में नहीं जाता तो यूरोप का जो ग्रीनलैंड है, जो मुद्दा दबा बैठा था, वो दबा रहता, उसके दिमाग में नहीं आता। उनने जाकर लीडरशिप ले ली। अरे कह रहे यार यूरोप तो देश लीडर हो रहे, मतलब तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि तुम अपना ही बचा लो, तुम दूसरे को कहाँ सपोर्ट देते फिर रहे हो, पहले तुम्हारा खुद का तो बचा लो। ग्रीनलैंड ले लिया, उनने बोल दिया दे दो, पनामा नहर ले लो, अब अगला बारी कनाडा की है। अब दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ तक निपट गई, ये समस्या एक खड़ी और होगी। देखो साथियों, जो आप आधुनिक भारत का जो इतिहास है आप उसे उठा के देखोगे ना, तो उसमें जो तुम लॉर्ड डलहौजी वेलोजी के समय पे ये क्या करते थे, ये दूसरे देशों को पहले तो सुरक्षा देने के नाम पे उनके जो सब चीज़ है उसे कब्जे में कर लेते थे और फिर बाद में उसको लतिया देते थे। चाहे आप आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मैं तो कोई भी चीज़ आपको विदाउट फैक्ट नहीं बोल रहा, आप उसे लॉर्ड डलहौजी वलोजी का जो आधुनिक काल का इतिहास है भारत का, उसे आप उठा लो। इन्होंने क्या किया है, ये पहले तो उसे सुरक्षा देने के नाम पे सब कुछ करते थे और बाद में लतिया देते थे, है ना। और अब भारत को क्या मिला है इसमें, भारत को भी बताना पड़ेगा। भारत को मिल गया है प्यार। 100% का टैरिफ लगाया है कि भाई साहब हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं 2 अप्रैल से, जैसा हम पे कोई टैरिफ लगाएगा वैसा ही टैरिफ हम दूसरे देश पर लगाने जा रहे हैं। उन्हें अकेले भारत नहीं, भारत, चीन, ब्राज़ील, तुम्हारा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनकी भी बताया कि ये हमसे इतने % का टैरिफ लगाते हैं। बल्कि साउथ कोरिया का तो उन्होंने बताया कि हम 200% का टैरिफ लगाते, 400% का टैरिफ लगाते हैं। देखो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो उस दूसरे विश्व युद्ध को जब समाप्त हुआ तो सबसे बड़ी पंचायत बन के खड़ा हुआ, वो हुआ यूएसए। यूएसए ने बोला कि जो नॉर्थ कोरिया है ये तो चला गया तुम्हारा रसिया के फेवर में, यूएसएसआर के फेवर में, और जो साउथ कोरिया है ये रह गया अमेरिका के फेवर में, इसकी सुरक्षा करेगा अमेरिका। भाई तुम इन सबको पहले तो निहत्था कर दिया तुमने कि भाई तुम अपनी सेना मत रखो, नाटो का प्रमुख मैं हूँ, मैं सब पैसा दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। अब तुम इनके लतिया रहे हो, सब ऑप्शन निकल आएगा, पर चूंकि अभी पूरी दुनिया तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीज़ का एक दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। हालांकि एक दूसरे देशों ने भी लगाना चालू कर दिया है। अब उनका जो नेक्स्ट मुद्दा रहा, जिस मुद्दे पे वो बोले, मैं आपको मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, बोले तो लगभग आधा घंटा है, सभी ज़्यादा बोले। पहला क्या उन्होंने बोला कि भाई जो प्रवासी हैं, जो जिस देश के प्रवासी हैं उस देश में उठाकर उनको छोड़ा जाएगा, बिल्कुल भी कुत्याई नहीं बरती जाएगी, मतलब भाई तुम जाओ अपने घर। दूसरा, जो जिसे अमेरिका में रहना है, अमेरिका की नागरिकता लेना है, अमेरिका ने उनके लिए 10 लाख गोल्ड वीज़ा तैयार रखे हैं। गोल्ड 10 लाख, जिसके पास 44 करोड़ रुपए है, वो 44 करोड़ रुपए लाओ, अमेरिका में दो और 44 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में अमेरिका की वीज़ा ले लो। अमेरिका का आपने जो सिटीजनशिप ले ली, अमेरिका के आप नागरिक हो गए, तो आपकी सुरक्षा अमेरिका करेगा। तो इससे एक बात तो है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो सीधे जाओ अमेरिका। दूसरी बात, जो भूखे बंगाली हैं, जो कामगार हैं, जो किसी दूसरे रास्ते से जाना चाहते हैं, उनके लिए भी भारत जो अमेरिका है वो H1B वीज़ा प्रोवाइड करता है। पर जो थोड़ा सा डंकी पंकी के रूट से जाकर या इधर उधर से जाना चाहते हैं, उन्हें उसने सीधा बोल दिया कि झोला उठाओ और जाओ, नहीं जाओगे तो छोड़ दिया जाएगा। और अब हम घर तक नहीं छोड़ पाएंगे, अब हम पनामा देश तक छोड़ पाएंगे, पनामा देश के जंगलों में छोड़ देंगे, अब तुम वहाँ से आगे जाओ, तुम समझो तुम्हारा काम समझा, ठीक है। एक खोबा और हो गया कि यूएस ने एक पेरिस डील कर रखी थी, क्लाइमेट संधि। उससे क्या था कि भाई कोई भी देश प्रदूषण नहीं फैलाएगा, प्रदूषण नहीं फैलाएगा तो जो समुद्रों का जल स्तर नहीं बढ़ेगा, और जल स्तर नहीं बढ़ेगा तो जो पूरी दुनिया है वो सुरक्षित रहेगी। उनने वो संधि भी तोड़ दी, बोले मैं नहीं मानता, सब फर्जी है। क्या बोला, सब फर्जी है, मैं मानता नहीं। अमेरिका के पास में जो दुनिया की जैसे काला गोल्ड कहती है, क्रूड ऑयल बहुत है, निकालो बेचो, निकालो बेचो। और जो तुम्हारा अलास्का है जो रसिया से ख़रीदा था अमेरिका ने, वो बोले वहाँ भी है, सब आकर इन्वेस्ट करो, उनमें सब सुपर पावर अमेरिका। पहले अपन, अब से पहले क्या चलता था कि भाई सब दुनिया को साथ लेकर चलना है, अपन उस दुनिया का लीडर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, बोला अपन पहले, बाकी अपने को नहीं होना कुछ, साले मरे जिंदा रहे, अपने को प्राथमिक पहले। देखना था उसने जो बोला कि सोलर पैनल पे इतना फोकस करोगे, ये करें, बोले नहीं नहीं नहीं,
हमें तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी हम तो वो करेंगे। हम सोलर पोलर विंड पर ध्यान नहीं देते। हमारे लिए जो चीज़ सस्ती पड़ेगी, जो अफोर्डेबल पड़ेगी, उसे करेंगे। तो ये बात तो हो गई। अब देखो इनकी जो उनने जो बयान दिया ना अपने सेनेट में, उसमें चलो 76% लोगों ने उसे सुन कर लाइक किया है, मतलब उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बयान जो है ये ठीक है। मेन बात ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है ना साथियों, वो इफ़ेक्ट दूरगामी इस चीज़ों को आएंगे कि इनका दूरगामी जो जिस तरह की ये नीतियाँ बना रही हैं, जिस तरह का जो डिसीजन ले रहे हैं, इसका दूरगामी क्या प्रयास हो सकता है, या इसके नुकसान क्या होंगे या फ़ायदे क्या होंगे, आगे आगे वो समझ में आ जाएगा। इसमें अभी 2-3 महीने का समय लगेगा, लेकिन खोबे जो हुए हैं उन खोबों में सबसे बड़ा खोबा जेलेंस्की का कारण यूरोप को झेलना पड़ा है, और जेलेंस्की का तो सरेंडर होना तय था। उसे पता नहीं था कि वो किसके साथ भिड़ रहा है, क्या कर रहा है। नई उम्र का बच्चा है, होगी गलती, चलो माफ़ी मांग लेगा, कोई बात नहीं। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।